हेलो क्लास, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बेटा आज रिविजनरी लेक्चर है हमारा जर्नल एंट्री पर। बाबू 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर होगा, छोटा लेक्चर होगा और फटाफट से हम सारा रिवीजन फिनिश कर लेंगे। ऑल्दो बेटा कुछ रिवीजन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ बेटा लास्ट लेक्चर में ही। तो प्यारे बच्चों मैंने कंसेप्ट नंबर 11 तक बना दिए थे उसमें, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 11 ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की मैंने बात की थी। तो बेटा स्टार्ट करता हूं वहीं से। बेटा मैं बात कर रहा था कंसेप्ट नंबर 11 में कि डिस्काउंट दो तरीके की होती है। लो प्यारे बच्चों, मैंने बात की थी बेटा कि डिस्काउंट दो तरीके की होती है। एक डिस्काउंट होती है बेटा जिसको आप ट्रेड डिस्काउंट बोलते हो, और बेटा ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्वांटिटी परचेज या सेल करने पर मिलती है या आप देते हो बेटा। तो बाबू ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्वांटिटी पर बेस्ड है और कैश डिस्काउंट हमेशा बेस्ड है बेटा इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट पर। इमीडिएट या प्रॉम्प्ट पेमेंट पर बेटा आप किसी को लालच देते हो कि आज पेमेंट कर दे मैं डिस्काउंट दे दूंगा, कोई आपको लालच देता है कि आज पेमेंट कर दे मेरे से डिस्काउंट ले ले। तो कभी आप डिस्काउंट अलाउ करते हो बेटा और कभी आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। लॉजिक दोनों में सेम है मेरे प्यारे बच्चों। बाबू लॉजिक हर जगह ये है कि आप किसी को इमीडिएट पेमेंट करते हो तो वो आपको डिस्काउंट दे देता है, और आप बेटा किसी को ऑफर करते हो कि वो आपको आप डिस्काउंट दे दोगे उसको कि अगर वो आपको इमीडिएट पेमेंट कर दे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बात बोली थी ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होती। रही बात कैश डिस्काउंट की तो बेटा इसको हमेशा ही रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। बेटा आगे की बात करोगे अगर आप ट्रेड डिस्काउंट की, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। मैं एक सिंपल बात करता हूं एग्जांपल के तौर पर। बेटा कभी आपको क्वेश्चन कहे परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 60,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट 20%। आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि मैं सिर्फ परचेजेस रिकॉर्ड करता हूं। ऐसे केसेस में मैं कभी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट एक कैलकुलेशन का इस्तेमाल है। तो बेटा मैं ऐसे केसेस में क्या करता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। और बेटा कैलकुलेशन कैसे, मैं 60,000 की परचेजेस कभी ना दिखाता। बेटा 60,000 की परचेज है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं बेटा परचेजेस शो करता 48,000 की। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी परचेजेस की आपने, 48,000 की परचेजेस करी। एमआरपी से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा अगर सेल होती तब भी मैं यही करता, हमेशा बेटा ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर कर परचेज या सेल दिखाई जाती है। रही बात कैश डिस्काउंट की, बेटा कई बार क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली कैश डिस्काउंट देता है, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा एक वर्ड होता है बड़ा खतरनाक सा जो कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट को डिनोट करता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कभी आपको कहे मोहन अ डेटर whose dues are 50,000 paid 49,000 in full settlement, paid 49,000 in full settlement। और क्वेश्चन बहुत बार ऐसा काम कराता है बेटा आपसे। बाबू क्वेश्चन ने कहा मोहन एक डेटर था, 50,000 रुपए देने थे उसने, आज आपने क्या करा, आज आपने उसको 1,000 की डिस्काउंट ऑफर दे दी, या बेटा आपने ऑफर नहीं करी, उसने 49,000 दे दिए बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। मेरे प्यारे बच्चों डेटर से 50,000 लेने थे आपने और उसने 49,000 में पीछा छुड़ा लिया, तो 49,000 तो दिए, सबसे पहले कैश अकाउंट को तो करो डेबिट। लेने कितने थे, 50,000, तो बेटा बुक से मोहन को तो पूरा खत्म करो, क्योंकि ये पैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आए हैं, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। मोहन से लेने थे 50,000, कैश दिया उसने 49,000 का। दैट सिंपली मीन्स बेटा आपने कहीं ना कहीं डिस्काउंट अलाउ किया उसको 1,000 रुपए की। तो बेटा आप क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। आप 1,000 रुपये की डिस्काउंट दोगे तब जाकर आपको 49,000 रुपये मिल रहे हैं। तो बेटा ये मेरा लॉस है और सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। तो ये मैंने बात करी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पर। और कई बार बेटा क्वेश्चन हमें कंबाइंड क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। चलो कंबाइंड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। लो आगे बढ़ता हूं बेटा, पहले लो जी कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के कंबाइंड क्वेश्चन की तो बात करूंगा, उससे पहले बात करता हूं बेटा रिटर्न्स। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं रिटर्न्स की। कंसेप्ट नंबर 12, रिटर्न या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न लिखो। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। बाबू ये सबसे खतरनाक मुद्दा है, सबसे खतरनाक मुद्दा, सबसे खतरनाक मुद्दा। ये फंसाता बहुत है आपको। आपको याद होगा बेटा, कई बार क्वेश्चन कहता है मेरे को गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, at 10% trade discount to राम, ठीक है जी। और बेटा फिर बोलता है राम रिटर्न्ड गुड्स, राम रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹2,000 on the next day, on the next day। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात समझो, आपने राम को 50,000 की MRP के गुड्स बेचे, लेकिन क्योंकि उसने क्वांटिटी में गुड्स खरीदे हैं तो आपने उसको क्या करा, क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। बाबू अब आप खुद समझने की कोशिश करो, आपने राम को गुड्स बेचे तो राम हो जाएगा डेबिट, एक डेटर बन जाएगा टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। और आपने कैलकुलेशन कैसे की होगी बेटा इसकी, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये के गुड्स बेचे बेटा, MRP है 50,000 रुपये। बाबू आपने क्या किया होगा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया 10%, दैट सिंपली मीन्स कि आपकी सेल 45,000 की है। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा आपकी सेल ही 45,000 की है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट अबाउट द सेल्स रिटर्न। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ किसी भी जर्नल एंट्री में, वो आपको बहुत अच्छे से लिखनी आती है, मैं नरेशन को छोड़ छोड़ के करा रहा हूँ, अदरवाइज रिवीजन विल टेक मोर टाइम। चलो जी, तो बेटा कहता है राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 2,000 रुपये के। या बेटा राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो सेल का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा और राम का डेटर का इम्पैक्ट भी आपको कम करना पड़ेगा। और इम्पैक्ट कैसे कम किया जाता है, साइड बदलकर। सेल क्रेडिट थी बेटा तो मैंने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, राम डेबिट था तो राम को क्रेडिट कर दिया। बस ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टली 2,000 मत लिख देना बाबू, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोलूंगा राम को, राम ज्यादा सियाना मत बन। कल तो आया तूने 50,000 के MRP के सामान खरीदे, तब तो मुझसे डिस्काउंट मांगी तो मैंने डिस्काउंट दे दिया आपको 10%। मैंने अब तेरे से 45,000 रुपये लेने हैं, तू आज आ रहा है कह रहा है कि ये 2,000 के MRP के सामान वापस रख दो, मैंने 43,000 देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या राम इतना समझदार बनने की कोशिश करेगा, क्या हम बनने देंगे? नहीं बेटा। जब आपने गुड्स खरीदते टाइम डिस्काउंट ली थी तो बेटा जब आप रिटर्न करोगे तो भी आपको डिस्काउंट वापसी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी वापस की और मैंने बोला कि राम तूने सिर्फ 1,800 रुपये के गुड्स ही वापस किए हैं, तूने 2,000 के गुड्स वापस नहीं करे। तो ये था मेरा एनालिसिस परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न पर इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट हो और परचेज रिटर्न हो जाए, सेल रिटर्न हो जाए, तो बेटा रिटर्न में से भी डिस्काउंट की परसेंटेज को माइनस करते हैं। लो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 13 की। कंसेप्ट नंबर 13 की, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट यूज्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शन। वन ट्रांजैक्शन लिखो बेटा, एक ही ट्रांजैक्शन में जब आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों का यूज करते हो। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कैलकुलेशन के लिए सीक्वेंस ये है, क्वेश्चन कभी भी कोई सीक्वेंस दे, पहले ट्रेड डिस्काउंट को इंप्लीमेंट करते हैं फिर कैश डिस्काउंट को इंप्लीमेंट करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, all the payments made immediately। लो प्यारे बच्चों, अब इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा। कहता है मोहन से आपने गुड्स खरीदा, 1 लाख रुपए की एमआरपी थी। लिस्ट प्राइस मतलब आप बोल सकते हो एमआरपी। बेटा जब आपने इतनी मोटी क्वांटिटी में गुड्स खरीदा तो आपने मोहन से बोला कि ला डिस्काउंट दे। मोहन ने आपको 10% डिस्काउंट दे दी बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, और आपने कहा कि ठीक है मैं तुझे आज ही पेमेंट देता हूं, मुझे कैश डिस्काउंट कितने की देगा। तो मोहन ने कहा कि कैश डिस्काउंट भी 2% की मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने सारी पेमेंट आज ही कर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश को प्रमोट करने के लिए दी जाती है बेटा, सिर्फ पेमेंट को प्रमोट करने के लिए दी जाती है। तो बेटा यहां हो क्या रहा है बेटा, आपने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने कैश गुड्स परचेज किया तो बेटा कैश दिया होगा, लेकिन पूरा कैश नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है। तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी आपने क्रेडिट किया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन कैसे की होंगी, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने 10,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट माइनस की होगी। 90,000 की गुड्स की परचेज है बेटा, लेकिन 2% कैश डिस्काउंट भी है, यानी कि 1,800 रुपए की कैश डिस्काउंट भी है 2% की। तो पेमेंट की होगी आपने 88,200 की। बेटा कैश दिया 88,200, डिस्काउंट मिली 1,800 की, और आपकी परचेजेस 90,000 की है। ये है सिंपल सा मेरा एनालिसिस बेटा। अब ऐसा भी हो सकता था बेटा, यहां पर कहें सारी पेमेंट इमीडिएटली है। एक और केस भी था बेटा, ऐसा हो सकता है कह दे यहां पर सारी पेमेंट इमीडिएटली है, बिल्कुल कह सकता है बेटा। अगर कह देता 40% ऑफ द पेमेंट, या 50 या 60, 40% ऑफ द पेमेंट मेड इमीडिएटली, कि आपने 40% पेमेंट ही आज दी है। तो बेटा देखो एक बात सुनो, 1 लाख के आपने गुड्स खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी है बेटा 10%, यानी कि आपकी परचेजेस, सिंपल सी बात बोलूं तो 90,000 ही है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, कैश को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो बेटा आपने 40% पेमेंट आज दी, यानी कि 36,000, 40% ऑफ 90,000, यानी कि 36,000 रुपए की पेमेंट आपने आज की है। ठीक है जी बेटा, और बाकी पेमेंट उधार है। तो बेटा मैं बोल सकता हूं, मैं हमेशा बोलता था कैश परचेजेस को अलग लिखो और क्रेडिट परचेजेस को बिल्कुल अलग लिखो। तो मैंने कैश परचेजेस अलग कर दी बेटा, और क्रेडिट परचेजेस बिल्कुल अलग कर दी। ठीक है बेटा बाबू, अब कैश परचेज करते टाइम भी आपने क्या पूरे 36,000 दिए? नहीं बेटा, 2% कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट आपको मिला है, यानी कि बेटा 720 का कैश डिस्काउंट सीडी है बेटा, यानी कि बेटा आपने पेमेंट की होगी 35,280 की। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बेटा जो उधार खरीदा है वो मोहन में आएगा, जो कैश खरीदा है उसकी नगद पेमेंट की होगी, और बेटा जब कैश खरीदा है तो कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट भी मिला है, और कैश डिस्काउंट मिला है तो इसका नाम होता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, हमारी टोटल परचेजेज है 90,000 की, जिसमें से उधार है 54,000 की, कैश 36,000 की है, पर 36,000 आपने नहीं दिया, आपने दिया 35,280, और 720 आपने क्या करा बेटा, आपने 720 की सीडी रिसीव करी है। तो प्यारे बच्चों ये था, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही ट्रांजैक्शन में आ जाए तो क्या करना है। चलो जी बढ़ते चलो बेटा, अब बहुत सारे केसेस का हमें जिक्र करते जाना है एक एक करके। लो जी बेटा, कंसेप्ट नंबर 14, मैंने आपको कहा था कि मैं सब रिवाइज करा दूंगा बहुत जल्दी जल्दी। कंसेप्ट नंबर 14 इज द ओपनिंग एंट्री। कंसेप्ट नंबर 14 इज द ओपनिंग एंट्री।
बेटा कई बार आपको कह देता है क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल 2021, कभी भी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे दे सकता है आपको। बाबू ये फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है और मुझे कह दिया 1 अप्रैल 21 को बहुत सारी एसेट एग्जिस्ट कर रही हैं और बहुत सारी लाइबिलिटी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। बेटा बोला कैश बैलेंस है 20,000, बोला बैंक बैलेंस है बेटा 40,000, आपको बोला बेटा एक्स एक डेटर है 60,000, वाई एक डेटर है 50,000, मेरे प्यारे बच्चों जेड एक डेटर है 30,000। तो बाबू कैश बैलेंस दिया, बैंक बैलेंस दिया, एक्स वाई जेड का बैलेंस दिया, स्टॉक का बैलेंस दिया 1 लाख, ठीक है ना बेटा। तो आपको कुछ एसेट्स दे दी, ऐसे ही बेटा कुछ लाइबिलिटी दे सकता है। कैपिटल दे दी बेटा 3 लाख रुपए, एक और लाइबिलिटी दे दी जिसका नाम है बैंक लोन, बैंक लोन दे दिया 1 लाख रुपए। एक और लाइबिलिटी दे दी बेटा क्रेडिटर, कहता है ए के 50,000 देने हैं, बी एक और क्रेडिटर है कहता है 30,000 रुपए देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में हमें ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है, सारी एसेट्स को डेबिट करना पड़ता है और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना पड़ता है, और बेटा हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। आप देखो सारी लाइबिलिटीज कितनी बैठती हैं बेटा, 4,80,000। सारी एसेट्स कितनी बैठती हैं, 1,80,000, 240, 240 एंड 60, मेरा ख्याल 3 लाख रुपए की बैठ रही हैं बेटा। बाबू 1,80,000 रुपए कम है डेबिट साइड में, और जब भी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो बेटा हमेशा गुडविल आती है, ये हमने चर्चा की थी बेटा। और अगर गलती से किसी क्वेश्चन ने बेटा आपको ओपनिंग एंट्री दी और कैपिटल इज मिसिंग, ठीक है ना, मैं बोलता हूं यही सारा बेटा आपको दिया हुआ है और कैपिटल इज मिसिंग, तो बेटा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर कैपिटल मिसिंग है, क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो बेटा कैपिटल ही बैलेंसिंग फिगर होगी। मान लो यही क्वेश्चन है, सारी एसेट्स दी मेरे को और मेरे को ये 3 लाइबिलिटी दी, बाबू डेबिट साइड का टोटल 3 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल 180, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, और बेटा कितने रुपए, 1,20,000 क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये था बेटा मेरा एनालिसिस ओपनिंग एंट्री पर। चलो जी बढ़ते चलो आगे, और क्या सीखा हमने बेटा, बहुत कुछ सीख लिया हमने। तो अब तो कोई ऐसी चीज होगी जो हमें आती नहीं बेटा। लो बाबू इसके बाद हमने बात सीखी बैड डेट की, और बेटा बैड डेट रिकवरी की भी बात सीखी, बैड डेट रिकवरी की भी बात सीखी। लो जी मैं इसके लिए एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं, फटाफट से बताता हूं बेटा। बैड डेट या बैड डेट रिकवरी की बात करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, कभी क्वेश्चन आपको कह दे मिस्टर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए 1 लाख, Mr. A became insolvent and nothing is realized from his estate. Nothing is realized from his estate. बेटा मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लेने थे, कुछ नहीं मिला बेटा, मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया। तो सबसे पहले आप सेल की एंट्री करते थे, ए को गुड्स बेचा, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना गुड्स बेचा बेटा, 1 लाख का गुड्स बेचा। कहता है ए इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, ए दिवालिया हो गया। अब ए दिवालिया हो गया है बेटा, तो ए से कुछ भी नहीं आने वाला, तो ए को तो बुक से खत्म करो बेटा। ए को बुक से खत्म कैसे करते हैं बेटा, जितना डेबिट है बच्चों उतना ही क्रेडिट कर दो, कर दिया बेटा आपने उतना ही क्रेडिट। बेटा दिवालिया हो गया, वो मेरा नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा बेटा, सारे नुकसान डेबिट होते हैं, या नुकसान का नाम है बैड डेट अकाउंट। तो बेटा आपने क्या करा, बुक से खत्म कर दिया ए को कि ए अब तू कुछ भी नहीं देने वाला, ठीक है हमें पता लग गया। तो बेटा ये आपने बैड डेट कर दिया। और मान लो बेटा क्वेश्चन आपको कहे नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, मिस्टर ए को जो आपने राइट ऑफ किया था एज बैड डेट, आज उसको शर्म आ गई, पता नहीं कहां से 70,000 रुपए देने आ गए। बेटा जब 70,000 रुपए देने आ गया, कायदे से क्या हुआ, कैश तो आया, तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट कर, ठीक है जी, हमने कैश को डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये तो कायदे से आपके लिए इनकम है, क्योंकि जितना आप मान रहे थे ए से लेना है उतना तो आप बुक से खत्म भी कर चुके थे कि ये कभी कुछ देगा ही नहीं। तो बेटा ये तो एक सडन इनकम हो गई आपके लिए, और सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा। यहाँ इनकम का नाम है बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ठीक है ना, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट।
आपको कैश मिल गया और बेटा आपने इनकम बना दी बेटा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को 70,000 रुपए मिल गए आपको। बेटा कई बार ऐसा कह सकता था, जरूरी नहीं है कि ये कहे कि मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट, कह दे 40 पैसा इन अ रूपी, 40 पैसा इन अ रूपी इज रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट, कभी ऐसा कह दे तो बेटा जो मिला है सबसे पहले तो वो डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। 40 पैसे तो मिले हैं 1 रुपए में से, 40% तो मिला है। आपने 1 लाख लेना था बेटा, 40% मिल गए। जो नहीं मिले बेटा वो सब बैड डेट, वो सब बैड डेट है। 60% नहीं मिले तो 60,000 बेटा बैड डेट है। और बेटा एक को बुक से खत्म कर देते हो आप ऐसे केसेस में भी। तो बेटा इन दोनों जर्नल एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बस जो पेमेंट मिली मैंने उसको कैश से डेबिट कर दिया, दोनों बातें सेम है। तो हमने बैड डेट और बैड डेट रिकवरी की भी बात सीखी थी बेटा, बिल्कुल सीखी थी। बढ़ो आगे बेटा, कंसेप्ट नंबर 16, कंसेप्ट नंबर 16 और क्या सीखा हमने मेरे प्यारे बच्चों? अगर कंसेप्ट नंबर 16 की बात करूं, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब सीखा हमने, पता नहीं क्या क्या करा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बेटा सबसे पहले मैं बोलूं तो हमने सीखा ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ करंट अकाउंट। क्या क्या बोलता है आपको? ओपन अ बैंक अकाउंट कभी बोले आपको, कभी बोले बेटा ओपन अ करंट अकाउंट, कभी आपको बोले बेटा बैंक्ड। वर्ड देख लो कितना प्यारा है बेटा, बड़ा छोटा सा, बैंक्ड मतलब बैंक में पैसे जमा करना, डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक, या कभी बिल्कुल इसको एक्सप्लेन ही करे, डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक। बैंक्ड का मतलब यही होता है बेटा, डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक। इन सब के लिए एक ही जर्नल एंट्री होती है, इन सब के लिए हमेशा बेटा ऐसी चीजों से बैंक बैलेंस बढ़ता है। बैंक आ रहा है तो बेटा बैंक डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्या होगा, कैश को हम क्रेडिट करेंगे बेटा। तो ये ट्रांजैक्शन हमने सीखी। कभी आपको कहे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कि आप कैश निकाल लाए बैंक से, तो बेटा जब कैश निकाल के आए होंगे तो कैश बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट किया होगा आपने, और मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात। कभी आपको कह दे बेटा क्वेश्चन ओपन अ एफडी, ओपन अ एफडी, एक फिक्स डिपॉजिट खुलवाया आपने, तो बेटा इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, और एसेट का नियम है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। तो आप एफडी को डेबिट कर देते थे, फिक्स डिपॉजिट को, जाता क्या था बेटा बैंक बैलेंस। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम क्या करते हैं बेटा, बैंक से ही क्या करते हैं बाबू, एफडी को बना मानते हैं। बेटा एक और काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ये मैंने डिस्कस करा 1, ये डिस्कस करा मैंने 2, ये डिस्कस करा मैंने 3। मेरे प्यारे बच्चों कई बार अगर आपको कह देना बैंकिंग चार्जेस लगाए करे बैंक ने, बैंकिंग चार्जेस लगाए, तो बेटा सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो मैं बैंकिंग चार्जेस को भी डेबिट कर दूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सारे चार्जेस डेबिट होते हैं। बस ध्यान रखना ये एक स्पेशल है बात, यहां अगर ये ना बताए ना कि ये चार्जेस कहां से दिए, तो बेटा हमेशा बैंक अकाउंट से कटते हैं, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, एक नॉर्मल केस ये है बेटा, अगर कभी ये ना बताया हो कि स्टेशनरी कैसे पे करी, सैलरी कैसे पे करी, रेंट कैसे पे करा, तो हमेशा कैश करते हैं। लेकिन बेटा बैंकिंग चार्जेस कभी ना बताया हो कैसे पे करे, तो बेटा कभी कैश नहीं होता, हमेशा बैंक बैलेंस कम किया जाता है इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है जी। बेटा दूसरे सबसे बड़े काम की बात, कभी आपको कहे बेटा कि आपने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है ना बेटा 60,000, और आपको कहे चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। देखो बाबू अगर मुझे ये नहीं बताया कि चेक बैंक में कब लगाया, तो हम मानते हैं सेम डे लगा दिया होगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आपने मोहन को गुड्स बेचा और चेक मिल गया मोहन से, ये नहीं बताया कि बेटा बैंक में आपने कब चेक लगाया। आप क्या करोगे, सारी ट्रांजैक्शन रीड करोगे जब क्वेश्चन की, कहीं नहीं लिखा हुआ कि चेक कब लगाया, तो आप मानते हो बेटा सेम डे लगाया होगा, और सेम डे लगाया होगा तो आप बैंक बैलेंस सेम डे बढ़ा दोगे। आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, आपने तो माना कि चेक आया, चेक बैंक में भेज दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या किया बेटा, सेल करी थी, तो बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कभी आपको कहे बेटा कि सिर्फ सेल करा है मोहन को, सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है ना, और चेक इज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे, चेक इज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे, चेक इज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे,
and deposited the same into bank. मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी आपको ऐसे कह दें कि आपने मोहन को गुड्स बेचा, चेक अगले दिन रिसीव हुआ, चेक इज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे, बेटा ये मैंने नेक्स्ट वर्ड छूट गया मुझसे गलती से, चेक इज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। बेटा तो ऐसे केसेस में आप करते थे क्या, सबसे पहले बेटा गुड्स बेचने की एंट्री करते थे, क्योंकि आपको थोड़ी पता है नेक्स्ट डे क्या हो रहा है। बेटा मैं बोलता हूं आज 15 तारीख है, 15 तारीख को मोहन गुड्स लेके, तो मैं तो बेटा बस गुड्स बेचने की एंट्री करूंगा ना, मुझे क्या पता अगले दिन वो क्या करेगा, ठीक है ना, मैं तो ऐसे सोचूंगा ना। तो मैंने क्या करा बेटा, सबसे पहले तो सेल की एंट्री करी, मोहन डेबिट टू सेल्स, मैं यहां पर कर रहा हूं बेटा एंट्री, ठीक है जी। बेटा अगले दिन जब चेक आया तो कहता है उसी दिन बैंक भेज दिया, जब उसी दिन बैंक भेज दिया बेटा तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो जो आपने अब तक मोहन को डेटर बना के रखा था बेटा, मोहन को बुक से खत्म कर दो, क्योंकि चेक आ चुका है, बैंक जा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हमने बात करी। एक और केस आता था बेटा इसमें कि अगर आप सिर्फ मोहन को गुड्स बेचो, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, आपने मोहन को गुड्स बेचा, ठीक है जी, अगले दिन बेटा चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड, और बेटा आगे क्वेश्चन कहता है बिल्कुल नेक्स्ट डे आपने क्या करा, चेक डिपॉजिट किया। तो यानी कि बेटा यहां अलग अलग 3 ट्रांजैक्शन होने वाली है। आपने मोहन को गुड्स बेचा तो आप क्या करोगे, सेल की एंट्री, मोहन टू सेल्स, मोहन डेबिट टू सेल्स, सबसे पहली ट्रांजैक्शन तो आपने ये करी होगी बेटा। अगले दिन चेक रिसीव होने की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेटा सेम डे बैंक में नहीं गया, बैंक में जाता तो मैं बैंक बैलेंस बढ़ा देता, क्योंकि ये बैंक में नहीं गया तो मैं क्या करता था, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, बेटा मैंने क्या करा, चेक रिसीव करने की एंट्री करी और मोहन को मैं बुक से खत्म कर देता था बेटा। और उसके बाद क्या होता था बाबू, उसके बाद बेटा मैं बैंक में जब जमा करता था तो बैंक बैलेंस बढ़ा देता था, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक इन हैंड को बेटा बुक से खत्म कर देता था। तो ये चर्चा भी हमने की थी बेटा, अगर आपको याद हो तो। फिर बेटा एक 8 केस है, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, बेटा चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कई बार हो जाता है क्वेश्चन में, कह देता है चेक बाउंस हो गया। तो बेटा देखो, अगर मान लो आप, चेक क्यों बाउंस हुआ होगा, किससे मिला होगा, डेटर से मिला होगा, ऑब्वियस बात है। मेरे प्यारे बच्चों मान लो डेटर को आपने गुड्स बेचे, तो आपने क्या किया होगा, डेटर का नाम लिखा होगा, डेटर टू सेल। उधार पर मैंने किसी को गुड्स बेचे, मोहन सोच लो, राम सोच लो, सोहन सोच लो, तो बेटा हमने डेटर को गुड्स बेचे तो मैंने एंट्री करी होगी डेटर टू सेल। अगले दिन उसने चेक दिया, आपने बैंक में लगा दिया, तो आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, और डेटर को बुक से खत्म कर दिया, बिल्कुल कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और अगले दिन बेटा बैंक से फोन आया कि वो चेक डिसऑनर हो गया, या आपके पास मैसेज आया कि चेक डिसऑनर हो गया। तो बेटा ऐसे केसेस में आप क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं अभी तक की ट्रांजैक्शन पे एनालिसिस करूं तो मैंने डेटर को बुक से खत्म कर दिया, ये मानते हुए कि उसने पेमेंट कर दी। तो सच में क्या पेमेंट हुई, नहीं बेटा, जब चेक डिसऑनर हो गया तो पेमेंट तो नहीं हुई। तो बेटा दोबारा डेटर बना लो इसको, तो मैं डेटर को कर देता था डेबिट। मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया बेटा, जबकि बैंक बैलेंस एक्चुअलिटी में बढ़ा ही नहीं, चेक तो डिसऑनर हो गया, तो बेटा बैंक बैलेंस को कम कर दो जो बढ़ाया है आपने। यानी कि ऐसे केसेस में बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाया करती थी जब चेक डिसऑनर होते थे। तो ये मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे बात करी है काफ़ी सारी। लो प्यारे बच्चों, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे हमने काफ़ी बात कर ली है, अब करते हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज की बात। बाबू कंसेप्ट नंबर 70, कंसेप्ट नंबर 70 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बात की थी आपसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, याद करो मैं आपसे बात कर चुका हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, मैं आपसे बात कर चुका हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, मैं आपसे बात कर चुका हूं एक्रियूड इनकम की, और मैं आपसे बात कर चुका हूं अनएक्रियूड इनकम की। मैंने आपसे ये सब चीजें डिस्कस की है। तो बेटा मैंने एक ही कंसेप्ट में ये चारों चीजें डिस्कस कर देनी है। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं हुए। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा क्या होता है, पेड इन एडवांस, आप एडवांस पे कर चुके हो। और मेरे प्यारे बच्चों एक्रियूड इनकम क्या होती है बेटा, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। और बेटा अनएक्रियूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा इनकम के लिए जनरल वर्ड होते हैं एक्रीड एंड अनएक्रीड, और एक्सपेंसेस के लिए वर्ड होते हैं आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इसकी चर्चा करनी है आपके साथ। अगर आपको ध्यान हो बेटा, आउटस्टैंडिंग हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। हमेशा मैंने बात की है बेटा, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो बेटा, जर्नल एंट्री कैसे करोगे? लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग को बेटा सबसे पहले क्रेडिट करो। कोई भी आपको दे रखा हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करो, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट को क्रेडिट करो। और डेबिट किसको करते हैं? एक्सपेंस का ही नाम। तो यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेम बात बेटा मैंने प्रीपेड के लिए करी थी। प्रीपेड बेटा हमेशा हमारे लिए एसेट होती है, हमने एडवांस पे किया हुआ है बेटा। तो जब हमने एडवांस पे किया होता है हमारी एसेट होती है, तो बेटा एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को बेटा हम डेबिट किया करते थे, ठीक है जी। और बेटा क्रेडिट किसको किया करते थे? एक्सपेंस के नाम को ही क्रेडिट कर दिया करते थे। सेम बात मैं एक्रीड और अनएक्रीड इनकम के एंगल से बोलता हूं बेटा। एक्रीड इनकम के एंगल से बोलता हूं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, हमेशा क्रेडिट होती है बेटा इनकम, ठीक है जी। बाबू एक्रीड इनकम क्या होती है? एक्रीड इनकम के एंगल से सोचोगे, एक्रीड इनकम इज अ एसेट फॉर मी, ठीक है ना। और एसेट्स हमेशा डेबिट हो जाती है ऐसे केसेस में। तो मैंने क्या किया, एक्रीड इनकम को बेटा डेबिट कर दिया टू इनकम अकाउंट। बेटा अनएक्रीड इनकम इज अ लायबिलिटी फॉर मी, मेरे पास एडवांस आ चुके हैं पैसे, मुझे परफॉर्म करना है। तो बेटा मेरे लिए अगर कोई चीज लायबिलिटी है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा टू अनएक्रीड इनकम। तो बेटा ऐसे केसेस में क्या होगा, इनकम मेरी डेबिट हो जाएगी। लो प्यारे बच्चों, तो हमने ये सब बातें कर ली थी। और बताओ बेटा क्या बात की थी हमने? बेटा हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने बात की थी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंसेप्ट नंबर 18। लो प्यारे बच्चों, हमने बात की थी लो बच्चों, हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है। कई बार बेटा बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उस पर ब्याज मांगता है। बिजनेसमैन ने कहा मैंने तुझे कैपिटल दे रखी है, बिजनेस ला मुझे ब्याज दे। और बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो बेटा जब मैं ब्याज दे रहा हूं मेरे लिए तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो मैं क्या करता था बेटा, सारे खर्चों की तरह इसको भी डेबिट कर देता था। लेकिन बेटा ये कैसा खर्चा है जो आप नगद पे नहीं करते, आप इसके एवज में अपनी लायबिलिटी बढ़ा देते हो। तो मैं क्या करता था, कैपिटल को बढ़ा लेता था। ऑन द सेम लॉजिक बेटा सुनो, अगर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना हो, इट इज अ इनकम फॉर बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेसमैन ने ड्राइंग करी और मैं बिजनेसमैन का ला ब्याज दे, मुझसे भी तो लेता है जब कैपिटल डालता है। आज तो ड्राइंग्स कर रहा है, मुझे ब्याज दे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम फॉर बिजनेस, हमेशा क्रेडिट होती है। और बेटा इसके लिए मैं अपनी लायबिलिटी को कम करता हूं, तो मैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और क्या बात करी हमने बेटा? और हमने बात करी डेप्रीसिएशन की। और हमने चर्चा किस पे की थी बेटा? डेप्रीसिएशन पे चर्चा की थी। बेटा डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। बेटा जब हम फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गिरती है, और बेटा डैप हमेशा क्या करता है, डिनोट करता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, डैप बिजनेस के लिए नॉर्मल खर्चा है, तो बेटा डेप्रीसिएशन सारे खर्चों की तरह डेबिट हो जाता है। डेप्रीसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और टू फिक्स्ड एसेट्स, जो भी एसेट हो जिसके ऊपर भी डैप लगाना हो वो बेटा हमेशा क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि बेटा ये एसेट को कम करता है। एसेट हमेशा डेबिट होती है, अगर उसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने डैप पे भी चर्चा की थी। उसके बाद बेटा हमने बात की थी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लो, ठीक है ना, एसेट एंड इट्स इंस्टॉलेशन। बेटा याद होगा आपको, मैं हमेशा एक बात बोलता था, जब तक कोई एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, जब तक कोई एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, तब तक के सारे एक्सपेंसेस एसेट ही हैं।
तब तक के सारे एक्सपेंसेस एसेट्स ही हैं। ये बात ध्यान रखना बेटा, मैंने बहुत बार किया बात। आपको बोलता है बेटा आपने मशीन खरीदी 1 लाख, आपने बेटा क्या करा, फ्रेट पे की 80,000, आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी 20,000, आपको बोलता है कैरेज पे करी आपने 10,000, आपको बोलता है बेटा आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे करे 5,000। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक एसेट इंस्टॉल नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट ही हैं, और ये बात सिर्फ एसेट पे लगती है, गुड्स पर कभी नहीं लगती। कभी कहे गुड्स खरीदा कैरेज दी, तो बेटा ऐसे केसेस में मैं परचेज को तो डेबिट करता ही करता था, क्योंकि आपने कैरेज पे की है तो बेटा कैरेज इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, कैरेज को भी पे करता था और बेटा क्या करता था, कैश से पे कर देता था। तो बेटा ये बात गुड्स पर नहीं लगती। अगर यहां पर आपने मशीनरी खरीदी है, चाहे किसी खर्चे का नाम दिया है, हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन डेबिट टू कैश, ठीक है ना, चाहे कितने खर्चे पे करें, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट होते हैं। हमने ये भी बात की थी बेटा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं बेटा, बाबू देखो, मैं हमेशा बोलता हूं एसेट का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, बट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन गुड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बेटा क्वेश्चन ने मुझे कहा आपने गुड्स परचेज करे, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹15,000। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं 10,000 के आपने गुड्स खरीदे, 15,000 में बेच दिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कभी भी कसम खा लो, हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते कि 5,000 का प्रॉफिट है। हम सिंपल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए बेटा, 10,000 कि हमने 10,000 के गुड्स परचेज करे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी नहीं मानते ये प्रॉफिट है, और आप क्या करते हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेल दिखाते हो। इट इज अ नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के आपने 15,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, दैट्स इट। लेकिन मैं बात करूं बेटा एसेट की, अगर क्वेश्चन कहता बेटा आपने लाइव स्टॉक खरीदा, लाइव स्टॉक मतलब घोड़ा खरीदा बेटा, गाय खरीदी बेटा, कुछ भी खरीदा बिजनेस चलाने के लिए बेटा 60,000 रुपए का, और बेटा बोलता है कि वो मर गया और उसके कार्कसेस को आपने बेटा सोल्ड कर दिया 5,000 रुपए में। तो बेटा सबसे पहले घोड़ा खरीदने की एंट्री, लाइव स्टॉक खरीदा है आपने तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। कोई भी एसेट जब बिजनेस में आती है डेबिट होती है टू कैश अकाउंट। तो बेटा आपने 60,000 रुपए की एसेट खरीदी, और मेरे प्यारे बच्चों जब बेचा तो सिर्फ 5,000 रुपए का। क्या मैं इसका प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? 100% करूंगा। एसेट का प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता था ऐसे केसेस में, लाइव स्टॉक बिजनेस से खत्म हो गया, जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया। जब उसको बेचा तो बेटा 5,000 रुपए मिले, जो कैश आ रहा है बेटा डेबिट कर दो 5,000 रुपए, बाकी सब लॉस है। और यहां पर लॉस का नाम क्या होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चलो जी बेटा, क्या हमने ये चर्चा भी की थी? हमने ये चर्चा भी की थी बेटा। लो जी, कुछ और स्पेशल केसेस की बात करते हैं बेटा। हमने और भी स्पेशल केसेस पढ़े थे। कंसेप्ट नंबर 22 बेटा, मैंने चैरिटी की बात पढ़ रखी है, मैंने फ्री सैंपलिंग की बात पढ़ रखी है बाबू, अगर आपको याद हो तो। मैंने बेटा लॉस बाय थेफ्ट की बात पढ़ रखी है, मैंने बेटा लॉस बाय फायर की बात पढ़ रखी है। तो बेटा देखो एक बात सुनो, अगर मैं बोलूं चैरिटी में आपने गुड्स दिए, या फ्री सैंपल में आपने गुड्स दिए, या लॉस बाय थेफ्ट में गुड्स जल गए, या बेटा लॉस बाय थेफ्ट में गुड्स चोरी हो गए, या बेटा आग में गुड्स जल गए, तो बेटा ऐसे केसेस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों का एक ही इंपैक्ट है कि गुड्स बिजनेस से जा रहा है। गुड्स आता है बेटा, मैं परचेजेस को डेबिट कर देता हूं, गुड्स जा रहा है बेटा, मैं परचेज को क्रेडिट कर देता हूं। चैरिटी के तौर पर दे रहा हूं तो बेटा चैरिटी एक एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं।
फ्री सैंपल के तौर पर दे रहा हूं तो बेटा ऐड के लिए दे रहा हूं, और ऐड बेटा हमेशा एक्सपेंस है, और ऐड बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो ऐड भी डेबिट होगा। अगर कोई नुकसान हुआ है बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है नुकसान भी डेबिट होते हैं, तो बेटा लॉस बाय थेफ्ट भी डेबिट हो जाएगा और लॉस बाय फायर भी डेबिट हो जाएगी। क्या मैंने ये सब चर्चा किया है बेटा? बिल्कुल चर्चा किया बाबू। किसी भी तरीके से गुड्स जाएगा तो बेटा परचेजेस हमेशा क्रेडिट होंगी, और अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट, लॉस है तो लॉस डेबिट। क्या मैंने चर्चा की थी? की थी बेटा। मैं बोलता हूं आग लग गई, लॉस बाय फायर, ठीक है ना बेटा? लॉस बाय फायर, आग लग गई और आग ने बेटा मेरे 1,00,000 रुपए के गुड्स जला दिए, तो मैं एंट्री क्या करता था बेटा? लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। कितने रुपए बेटा? 1,00,000 रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए। आपको कहता है यू फाइल्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, फाइल्ड क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। आपने बेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास केस क्लेम फाइल कर दिया कि मुझे 1,00,000 रुपए दो, तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे? आप मानते थे बेटा आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आप नुकसान को बुक से खत्म कर देते थे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। और बेटा ऐसे केसेस में किसको डेबिट करते थे? आप बेटा इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना देते थे कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे तो तुझसे 1,00,000 रुपए चाहिए, खत्म कहानी, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं बोलूं बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पार्शियल क्लेम दिया, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम एंड पेड 60% अमाउंट। बेटा इंश्योरेंस कंपनी जनरल केस में पूरे पैसे देती ही नहीं, उसने क्लेम को एक्सेप्ट करा लेकिन 60% पेमेंट दी, तो अब क्या करोगे आप बेटा? जितना मिला है वो तो डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपए आ गए। क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरी जिंदगी डेटर बना के रखोगे क्या? जब वो दे ही नहीं रहा 60% से ज्यादा, तो बुक से खत्म करो बेटा। इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेटर बनाया था 1,00,000 लेने हैं, तो प्यारे बच्चों खत्म कर दो बुक से, अब कुछ नहीं आने वाला। तो आप क्या करते थे? इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देते थे 1,00,000 रुपए, और बेटा नुकसान डेबिट हो जाएगा बेटा 40,000 रुपए, और यह नुकसान का नाम P&L अकाउंट होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो क्या हमने ये चर्चा की थी बेटा? एक और बात करता हूं बेटा, एक बार एक क्वेश्चन ने आपको कहा था बेटा, गुड्स रास्ते में बेटा रेलवे से आ रहे हैं और गुड्स रास्ते में क्या हुआ? डैमेज हो गए बेटा, डैमेज इन ट्रांजिट, डैमेज हो गए हैं बेटा रास्ते में। और बेटा हमने क्या किया था? देखो सुनो, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी वाला मैटर और मेरे हिसाब से रेलवे क्लेम वाला मैटर में कोई अंतर नहीं था, ठीक है ना? लेकिन वहां हमने एंट्री ना बड़े अजीब तरीके से करी थी। आज मैं दोबारा क्लैरिफाई करता हूं बाबू। देखो इंश्योरेंस के केस में आप क्या करते थे? मैं एक बार दोबारा एंट्री कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आए, कंपेयर कर देता हूं। आप एंट्री करते थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, गुड्स को आग लग गई बेटा 1,00,000 रुपए, ठीक है जी बेटा। आपने क्लेम फाइल करा, आप एंट्री करते थे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 1,00,000 रुपए। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 दिए तो आपने ये एंट्री करी, ठीक है जी बेटा। और मैं बोलता हूं यही काम रेलवे से हुआ, तो हमने पता क्या किया था? हमने ना बेटा इन दोनों एंट्री में से लॉस बाय फायर साफ करके ये एंट्री कर दी थी। हमने ऐसे एंट्री करी थी, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे तुझे डेटर बना लिया, तुझसे पैसे लेने हैं, टू परचेज अकाउंट क्योंकि तूने मेरे गुड्स जला दिए, ठीक है ना, या डैमेज कर दिए तूने गुड्स, तो मैंने बिजनेस से गुड्स को कम कर दिया, रेलवे को डेटर बना दिया। और जिस दिन रेलवे पैसे दे देता था बेटा, तो मैं क्या करता था? कैश अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम, मैं ये एंट्री कर देता था। रेलवे को बुक से खत्म कर देता था बेटा, कैश को डेबिट कर देता था। बाबू अगर आप करना चाहो तो सेम सेंस में 3 एंट्री भी कर सकते हो। कैसे करोगे ये मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं। कैसे करोगे बेटा? ऐसे केसेस में आप डेबिट कर सकते हो सबसे पहले लॉस एंड ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो भी बिल्कुल ठीक है। लॉस एंड ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया, क्या चले गए? गुड्स डैमेज हो गए बेटा, गुड्स चले गए। लॉस एंड ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, 1,00,000 के एक बेटा गुड्स चले गए, ठीक है ना, डैमेज हो गए। सेकेंड नंबर भी ऐसे ही एंट्री करो बेटा, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे को बेटा डेटर बना दो।
और क्या करो बेटा, लॉसेस को बुक से खत्म कर दो कि हमारा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, रेलवे अपने आप भुगतेगा, रेलवे देगा हमें तो पैसे, हमें क्या मतलब है, ठीक है ना। और बेटा थर्ड नंबर पे वो जितनी पेमेंट दे बिल्कुल ऐसे ही एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कम पैसे देगा तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और बेटा जितने रेलवे ने पैसे दिए तो रेलवे के क्लेम को खत्म कर दो। तो बाबू रेलवे क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम में मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वहां हमने ट्रांजैक्शन क्या की थी बेटा, रेलवे क्लेम को डेबिट किया था, परचेजेस को क्रेडिट किया था, तो दोनों तरफ से हमने लॉस एंड ट्रांजैक्ट को साफ कर दिया। अगर आप चाहो तो बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन कर लोगे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगी बेटा। तो हमने ये सब चर्चा की थी बेटा, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत है भी नहीं, लगभग मैंने सारे कंसेप्ट कर लिए कवर बेटा, ठीक है ना। फिर भी कोई रह गया हो तो आप बता देना बेटा, मैं और रिवीजन करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अकाउंटिंग करने वाले हैं हम जीएसटी की, और जीएसटी वैसे सबसे हॉट मुद्दा रहता है बेटा आज की तारीख में। तो प्यारे बच्चों, आप कोई भी लीव मत लो, जर्नल एंट्री की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरी जिंदगी इसने काम आना है पूरी अकाउंट्स में आपके। तो बेटा मैं तो यही कहूँगा, इसकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप मास्टर बन जाओ इसके। तो बेटा हम एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, अब काफ़ी रिवीजन कर लिया, इतनी सारी जर्नल एंट्री सीखी, तो हम एक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं बच्चों बहुत जल्दी से, और उसके बाद फिर हम जीएसटी की बात भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।